वॉल्डियर अकादमी में दीक्षांत समारोह, ग्रेजुएशन सेरेमोनी, एक साफ नीले आसमान के नीचे भव्य भवन में आयोजित हुआ। इस समारोह में एक असाधारण छात्र माइकल फॉक्सन मंच पर बुलाया गया ताकि उसे उसकी डिग्री दी जा सके। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसने आत्मविश्वास से अपना परिचय दिया कि वह अकादमी का द्वितीय वर्ष का स्नातक ग्रेजुएट है और उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। थोड़ी दूर एक पेड़ की शाखा पर एक युवा व्यक्ति लेटा हुआ यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह व्यक्ति था क्रिस, माइकल का पूर्व गुरु। उसे याद आ रहा था कि माइकल पहले तो साधारण सी बातें बोलने में भी हिचकिचाता था। वह माइकल के सफेद बालों की तुलना एक उड़ते हुए रुई के गोले से कर रहा था और सोच रहा था कि वह कितना बदल चुका है। माइकल अपने भाषण में उन 3 वर्षों के बारे में बोल रहा था जो उसने अकादमी में बिताए थे और बताया कि वे उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल थे। वहीं क्रिस रहस्यमय मुस्कान के साथ सोच रहा था कि उसने कैसे उन वर्षों को एक साइड कैरेक्टर, गौण पात्र की तरह बिताया, जबकि मुख्य कहानी माइकल की थी। अब जब उसका मिशन पूरा हो गया था, वह एक साधारण और शांत जीवन जीने की आशा कर रहा था। लेकिन फिर अचानक माइकल ने उसका नाम लिया। क्रिस हैरान रह गया जब माइकल ने कहा कि वह इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता अगर उसके गुरु क्रिस ने उसका मार्गदर्शन न किया होता। उसने आसमान की ओर देखा और भावुकता से कहा कि वह आज जो भी है वह क्रिस की वजह से है, जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा, उसकी कमजोरियों के बावजूद उसका साथ दिया। माइकल ने यही नहीं रोका। उसने कहा कि अब वह क्रिस का एहसान चुकाना चाहता है, जीवन भर उसका साथ देकर। यह सुनकर वहां मौजूद कई लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि माइकल को बहुत से खोजी दल, एक्सप्लोरर्स, अपनी टीम में लेना चाहते थे। लेकिन माइकल ने उन्हें ठुकराकर क्रिस को चुना। फिर एक के बाद एक क्रिस के अन्य पूर्व छात्र खड़े हुए और बोले कि वे भी माइकल के साथ साथ क्रिस का अनुसरण करेंगे। कुल मिलाकर 5 छात्रों ने उसके प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा, लॉयल्टी की शपथ ली। क्रिस स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसका मन घबराहट और भय से भर गया। वह मन ही मन चिल्लाया, मैं तो बस एक भूला बिसरा साइड कैरेक्टर था। क्या मैंने अपनी भूमिका ही बिगाड़ दी? क्रिस ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का अंत एक कार दुर्घटना में अपने ही खून में लथपथ जमीन पर पड़े पड़े होगा। जब उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमकदार खिड़की, मैसेज विंडो प्रकट हुई। मुख्य मिशन, एक नई जिंदगी। क्या आप यह मिशन स्वीकार करना चाहते हैं? डर और भ्रम में डूबे क्रिस को लगा जैसे वह सचमुच मरने वाला है। लेकिन तभी उस खिड़की पर एक शब्द उभरा, जियो। और जैसे किसी ने उसके अंदर जीवन की एक चिंगारी भर दी हो, उसने तय किया, उसे जीना है। एक पल में सब कुछ बदल गया। अंधकार अब उजाले में बदल चुका था। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को एक अनजान और शांत जगह में पाया। सामने एक औपचारिक कपड़े पहने महिला खड़ी थी जो मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रही थी। पर वो महिला उस रहस्यमयी खिड़की को नहीं देख पा रही थी जो अब भी उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। स्वागत है मिस्टर क्रिस डटन, आप आखिरकार जाग गए। क्रिस डटन? महिला ने जो पहचान पत्र, आईडी कार्ड उसे दिया, उस पर साफ लिखा था, यो शिक्षक, वॉल्डियर अकादमी। क्रिस चौंक गया। वह अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। अब वह क्रिस डटन था, वॉल्डियर अकादमी का एक शिक्षक। वो अकादमी नाम कुछ जाना पहचाना लगा। जब उसने शीशा मांगा और अपनी नई शक्ल देखी तो उसका दिमाग और भी उलझ गया। तभी एक और संदेश खिड़की प्रकट हुई। मुख्य मिशन, शिक्षक के रूप में पुनर्जन्म, वॉल्डियर अकादमी। लक्ष्य, क्रिस डटन के रूप में अगले 3 वर्षों तक जीवित रहना और सभी कार्य पूरे करना। अब उसे याद आया, वॉल्डियर अकादमी एक फैंटेसी नोवेल, काल्पनिक उपन्यास का हिस्सा थी जो वह अपनी पिछली जिंदगी में मजे के लिए पढ़ा करता था। एक ऐसी कहानी जिसमें एक कमजोर नायक अंत में महान जादूगर बनकर पूरी दुनिया जीत लेता है। क्रिस को यह सब अब मजाक लगने लगा, लेकिन उसे पूरी कहानी ठीक से याद नहीं थी और सबसे जरूरी बात, उसे ये नहीं याद आ रहा था कि क्रिस डटनन उस कहानी में था भी या नहीं। तभी एक और संदेश आया, चेतावनी, शिक्षक के पास छात्र होने चाहिए। मुख्य द्वार तक पहुंचने का समय शेष 24 घंटे। असफलता, मृत्यु। डर के मारे क्रिस बुरी तरह चिल्लाने लगा, इतना ज्यादा कि पास खड़ी महिला कर्मचारी को लगने लगा कि यह आदमी तो पागल हो चुका है। अभी भी शरीर में दर्द था,
और उस पर तुर्रा ये कि उसने जिस क्लिनिक में होश संभाला था वहां इलाज के नाम पर उसका आधा धन लूट लिया गया था। गोल्ड, हाँ, यहाँ की मुद्रा सोना थी। गली में चलते हुए वह अपनी किस्मत को कोसता गया। पुनर्जन्म मिला तो कम से कम अमीर ही बना देते भगवान। तभी उसे याद आया, ये एक गेम जैसी दुनिया है, तो शायद स्टेटस विंडो। उसने ध्यान लगाया और टिंग, एक विंडो सचमुच खुल गई। नाम क्रिस डटन, वर्ग गुप्त जादूगर, रिक्लूसिव मेज, पावर ठीक ठाक, फुर्ती घोंघे जैसी, रक्षा कागज जैसी पतली। वो पहले तो हंस पड़ा, फिर एक और खिड़की आई और हंसी गायब। त्रुटि अवैध खिलाड़ी, जादू का प्रयोग प्रतिबंधित। क्रिस सन्न रह गया। क्या जादू नहीं कर सकता? अब तो जैसे जमीन खिसक गई हो। वो खुद से चिल्लाया, ये क्या मुझे किसी पायरेटेड फैंटेसी वर्ल्ड में भेज दिया गया है? लोग घूरने लगे, एक बच्चा रोने लगा। क्रिस ने चुपचाप अपनी टोपी आगे खींच ली, लेकिन बुरा समय अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर उसे कहानी याद आई। जिस नोवेल की दुनिया में वह था, उसमें केवल राक्षस ही जादू नहीं कर पाते थे, और अब वो एक ऐसे शिक्षक की भूमिका में था जिसे पूरी महाद्वीप की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी में पढ़ाना था, बिना जादू के। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, ये तो सीधा मौत का बुलावा था। उसने खुद को भीड़ के सामने फांसी की रस्सी पर लटकते हुए देखा, आखिरी शब्दों में कहता, मैं इंसान हूं, यकीन करो। तभी एक और विंडो ने समय की याद दिलाई। काउंटडाउन जारी था। रोने का टाइम नहीं है, उसने खुद से कहा। दूसरा मौका मिला है तो जिंदा रहना है। वो याद करने लगा कैसे एक समय वह ऑनलाइन गेम्स में गुप्त शक्तियों वाले किरदार निभा चुका था और तारीफें बटोरी थीं। अगर असली जादू नहीं है तो मैं दिखावा ही सही कर लूंगा, एक रहस्यमयी शक्तिशाली जादूगर बनकर। आत्मविश्वास से भरकर वो पहुंचा वॉल्डियर अकादमी के मुख्य द्वार पर, जहां उसका स्वागत किया एक पत्थर की मूर्ति ने। मूर्ति ने लंबी सांस ली, हाँ, मूर्ति ने, और कहा कि स्वागत समारोह तो 1 हफ्ता पहले खत्म हो चुका है, अब वहां कोई नहीं बचा था। लेकिन फिर मूर्ति ने कुछ महसूस किया, एक अजीब ऊर्जा, कोई रहस्यमयी व्यक्ति पास आ रहा था। उसने सोचा, क्या यही नया शिक्षक है? वॉल्डियर अकादमी के मुख्य द्वार पर स्थित पत्थर की मूर्ति को एक जबरदस्त जादुई उपस्थिति का एहसास हुआ। ये कोई साधारण ताकत नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जिसने मूर्ति की जिज्ञासा और भ्रम दोनों को बढ़ा दिया। और फिर वह आया, काले जंगली शेर जैसी जुल्फें, चांदनी जैसी सफेद त्वचा और गहरी काली रात जैसी आंखें, एक काली एक लाल। उसके माथे पर बना साफ कटाव उसके अतीत के अंधेरे और खतरनाक रहस्यों की गवाही दे रहा था। मूर्ति को ऐसा लगा जैसे मृत्यु खुद इंसानी रूप में उसके सामने खड़ी हो। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मूर्ति को एक क्षण के लिए लगा कि ये व्यक्ति किसी अलग ही आयाम से आया है। वो रुका और फिर घमंड से भरे स्वर में बोला, इस अकादमी के द्वार पर एक मामूली कंकड़ जैसी चीज खड़ी है, अपमानजनक है। मूर्ति तिलमिलाकर बोली, अपना नाम और आने का मकसद बताओ। वह व्यक्ति बोला, क्रिस डटन, नया शिक्षक। गेट खोलो। गेट खुल गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया और नजरों से ओझल हुआ, वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। थकान, दर्द और खून बहता घाव, उसकी हालत बेहद खराब थी। हे भगवान, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल निकला, उसने कराहते हुए सोचा। फिर भी वह समय पर पहुंच गया था और मौत से बच निकला, इतना काफी था। जमीन पर लेटे हुए उसने हल्की सी मुस्कान दी। ये जो किरदार मैं निभा रहा हूं, ये तो असल में काफी कूल लग रहा है। उसने तय किया कि वह इस किरदार को एक नाम देगा। वह एक ऐसे अति शक्तिशाली शिक्षक की भूमिका निभा रहा था जिसे किसी चीज की प्रेरणा नहीं थी, एक ऐसा आदमी जो बाहर से आलसी लगता था लेकिन वास्तव में वह एक अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा था। ऐसा किरदार जो कहानी के मुख्य नायक को तीखी लेकिन प्रेरणादायक सलाह दे सकता था। क्रिस को याद आया कि इस किरदार की पृष्ठभूमि में उसने एक प्रिय व्यक्ति को अपनी गलती के कारण खो दिया था, जिससे उसका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। तब जाकर अकादमी के प्रधानाचार्य ने आकर उसे बचाया था। क्रिस ने समझा कि इस किरदार की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह मानसिक रूप से आहत था और नए छात्रों को स्वीकार करने से इनकार कर देता था। उसने सोचा कि यह शिक्षक संभावित छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। वह घमंडी बनने का नाटक करेगा और कहेगा कि छात्र बहुत कमजोर हैं और उसके शिक्षण के लायक नहीं। क्रिस को यह विचार बहुत उपयुक्त लगा और उसने तय किया कि वह छात्रों से कहेगा, अगर तुम मेरी जादुई ताकत देखना चाहते हो तो पहले खुद को और मजबूत बनाओ। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई। खून बह रहा था, घाव फिर से खुल गया था और अब तो चक्कर भी आने लगे। उसी वक्त एक और संदेश स्क्रीन पर आया। इनाम मिला, अकादमी का नक्शा। नक्शा? मुझे मरहम या दवा दो यार, क्रिस चिल्लाया।
बेबस गुस्से में वो हिल भी नहीं पा रहा था और अब उसे लग रहा था कि शायद इन्फर्मरी औषधालय तक जाना भी मुश्किल है। उसी समय एक छात्र उसके पास आया। छात्र ने क्रिस के माथे से निकलते खून को देखा और उसकी चिंता करने लगा। वहीं क्रिस ने छात्र के गाल पर एक अजीब सा निशान देखा। तभी क्रिस को एहसास हुआ कि यह छात्र माइकल फॉक्सिन है, नॉवल का मूल नायक, जिसके अंदर एक शापित शक्ति छिपी थी। क्रिस ने देखा कि माइकल की शक्तियां अभी जागृत नहीं हुई थीं। उसके बाल अब भी भूरे थे और वह किसी भी तरह से शक्तिशाली नहीं दिखता था, बस एक घबराया और उलझा हुआ छात्र लग रहा था। इसलिए क्रिस ने अपने योजना के अनुसार एक ऐसा बेरुखा शिक्षक बनने का नाटक किया जिसे अपने छात्रों की कोई परवाह नहीं थी। उसने तीखे शब्दों में माइकल से पूछा कि वह कक्षा के समय बाहर क्यों था। माइकल बहुत घबरा गया और बोला कि वह कक्षा में पीछे रह गया है और उसका पिछला शिक्षक उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में आने से मना कर चुका है। क्रिस ने गौर से माइकल को देखा और समझा कि वह अन्य छात्रों से इतना कमजोर क्यों है। इस समय वह सिर्फ एक साधारण सी आग की गेंद, फायरबॉल का जादू ही कर सकता था। फिर भी माइकल के पिछले शिक्षक द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार से क्रिस को गुस्सा आया। उसे लगा कि किसी भी छात्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। क्रिस चौंक गया जब माइकल ने अचानक माफी मांगी और रोने जैसा लगने लगा, जबकि क्रिस की बातें उसके लिए विशेष रूप से नहीं थीं। यह देखकर क्रिस असहज हो गया और अधीरता से पूछा कि वह किस कक्षा का छात्र है, ताकि उसे जल्दी से वहां पहुंचा सके। तभी क्रिस के सामने एक नया मिशन विंडो दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि अगर वह 10 मिनट के अंदर कक्षा X पहुंचकर अपना पहला होमरूम लेसन शुरू नहीं करता तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि उसके पास नक्शा था, लेकिन फिर भी उसे सही दिशा को लेकर संदेह था। लेकिन परिस्थितियों को देखकर उसने मान लिया कि यह कक्षा X ही होगी। दूसरी ओर माइकल ने घबराते हुए बताया कि वह कक्षा 10 का छात्र है। तब क्रिस ने उसे रास्ता दिखाने को कहा। माइकल ने डरते डरते हाँ कहा और दया की गुहार लगाई, लेकिन क्रिस ने उसे डराने वाली आवाज में तुरंत आगे चलने का आदेश दिया। माइकल डर और उलझन में बोला कि वह समझ गया। अंततः क्रिस कक्षा X तक पहुंच गया। वह इतना थक चुका था कि उसके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा था, क्योंकि उसे रास्ते में माइकल को उठाकर ले जाना पड़ा था। माइकल थकावट से जमीन पर गिर गया और थक कर चिल्ला उठा। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे, बोले कि ज्यादा नाटक मत करो और चुपचाप बैठ जाओ। जब क्रिस कक्षा में घुसा तो वहां के छात्रों ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत और माथे की चोट उन्हें विचित्र लगी। क्रिस ने छात्रों को घृणा और नफरत की नजर से देखा और उन्हें कचरा कहकर बुलाया। उसने कड़े शब्दों में अकादमी के हेडमास्टर वॉल्डियर की आलोचना की कि उसे ऐसे घटिया छात्रों को पढ़ाने के लिए क्यों भेजा गया। छात्र आपस में खुसर फुसर करने लगे कि यह आदमी कौन है और इतना अजीब क्यों दिख रहा है। तभी एक आत्मविश्वासी छात्र, नीका 2, ने हाथ उठाया और क्रिस से पूछा कि वह है कौन और क्या उसे यहां होने की अनुमति भी है, क्योंकि नीका तो इस कक्षा का टॉप छात्र है। क्रिस ने शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह क्रिस डटन ऑट है। यह सुनते ही नीका को याद आ गया कि वह वही नया शिक्षक है जो एक दुर्घटना के कारण देर से आया और घायल भी हो गया था। तभी क्रिस ने ठंडी और तीखी आवाज में नीका को चुप रहने को कहा। भीतर ही भीतर क्रिस को अपनी गलत समय पर की गई एंट्री पर शर्म आ रही थी और वह चुपचाप चाहता था कि कोई इस बात पर ध्यान न दे। फिर उसे याद आया कि उसे अपना पाठ शुरू करना ही होगा ताकि वह अपने मिशन के उद्देश्य को पूरा कर सके। लेकिन वह निराश था, क्योंकि उसके पास वह पूर्व ज्ञान नहीं था जो आमतौर पर पुनर्जन्म की कहानियों में पात्रों के पास होता है। उसने एक चौक उठाया और खुद से कहा कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, उसे शुरू करना ही होगा। क्रिस ने निश्चयपूर्वक कदम आगे बढ़ाया, कुछ असामान्य करने के लिए तैयार। उसने ताकत और आत्मविश्वास के साथ बोर्ड पर लिखा सेल्फ स्टडी और अंदर ही अंदर तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी योजना पर डटा रहेगा। छात्रों को क्रिस का पहला पाठ स्व अध्ययन सत्र बनाना चौंकाने वाला और अजीब लगा और वे यह सोचने लगे कि क्या वह वाकई गंभीर है। हालांकि अंदर से वह अपने अजीब फैसले पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्रिस ने साहसिक अभिनय करते हुए अपने द्वारा बनाई गई छवि को बनाए रखा। तभी क्रिस ने एक और अजीब हरकत की। उसने सोने का नाटक किया, जैसे छात्रों की व्याख्या करने में उसे कोई दिलचस्पी न हो। यह देख छात्र हैरान और स्तब्ध रह गए।
क्रिस ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए अपने अभिनय पर संतोष महसूस किया और व्यंग्यात्मक ढंग से सोचा, क्या इसे सच में एक पाठ कहा जा सकता है? लेकिन तभी एक गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, जिसने क्रिस को झकझोर दिया और डर से भर दिया। किसी ने उसे डांटते हुए कहा कि यह मूर्खतापूर्ण नाटक तुरंत बंद करे। एक लड़की जिसका नाम एंजेलिना शरीफ था, जो एक संभावित नायिका पात्र भी हो सकती थी, खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाई कि क्रिस ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया और वेल्डियर अकादमी की प्रतिष्ठा को कलंकित किया। क्रिस तुरंत पहचान गया कि वह कौन थी। उसे आइस प्रिंसेस कहा जाता था। ऊपर से वह एक कुलीन और प्रतिष्ठित चरित्र प्रतीत होती थी, एक ड्यूक की बेटी, और उसने खुलकर क्रिस के व्यवहार का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर बाकी छात्र, जिनमें से अधिकतर राजघरानों से थे, क्रिस के रूखे और असम्मानजनक रवैये से नाराज और भ्रमित हो गए। हालांकि क्रिस जानता था कि उसका यह व्यवहार भविष्य में मुश्किलें पैदा कर सकता है, फिर भी उसने कठोर और ठंडे बने रहने का नाटक जारी रखा। भले ही वह एंजेलिना के दुखद अतीत से वाकिफ था, उसे लगा कि सहानुभूति दिखाने का यह सही समय नहीं है। क्रिस ने ठंडे स्वर में एंजेलिना से कहा कि अगर उसे उसकी कक्षा में रहना पसंद नहीं है तो वह चाहे तो जा सकती है। यह सुनकर एंजेलिना बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसने फिर पूछा कि क्रिस ने क्या कहा। क्रिस ने गुस्से से दोहराया कि वह तीसरी बार नहीं कहेगा। अगर उसे उसकी कक्षा पसंद नहीं तो वह चली जाए। जब एंजेलिना गुस्से में चली गई तो बाकी छात्र मन ही मन उससे माफी मांगने लगे। एंजेलिना ने गुस्से में कहा कि वह ऐसे शिक्षक से कुछ भी नहीं सीखना चाहती। उसने यह भी जोड़ा कि वह, क्रिस, वैसे भी पढ़ा नहीं पाएगा और वह अपना समय किसी निकम्मे शिक्षक पर बर्बाद नहीं करेगी। इतना कहकर एंजेलिना कक्षा से बाहर चली गई और कक्षा में बैठे बाकी छात्र हैरानी और चिंता में आपस में फुसफुसाने लगे। क्रिस ने मन ही मन सोचा कि उसने पहले से ही कुछ ऐसा होने की आशंका की थी। सभी छात्र खुद को उच्च कुलीन मानते थे और अब वह सोचने लगा कि अंत में उसके साथ कितने छात्र वास्तव में बचेंगे। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसकी नौकरी ही न चली जाए। उसकी एकमात्र उम्मीद अब केवल अकादमी के हेडमास्टर का समर्थन था। उसी समय क्रिस के सामने एक स्क्रीन पर संदेश उभरा, जिसमें लिखा था कि उसका मिशन सफल रहा है। उसे इनाम के तौर पर अकादमी का नक्शा और एक मंकी मेडल्स मिला। यह देख उसे थोड़ी राहत मिली। कक्षा में चारों ओर नजर डालते हुए क्रिस ने देखा कि अब केवल आधे छात्र ही बचे थे। वही मुख्य पात्र, जिनमें नायक माइकल और कुछ उच्च रैंकिंग छात्र शामिल थे। क्रिस ने बचे हुए छात्रों को पहचानना शुरू किया, जिनमें वे संभावित मुख्य महिला पात्र भी थीं जो माइकल के आसपास रहती थीं, जैसे कि लाल बालों वाली ड्यूलीमास और अनचिकित्सकीय शक्ति वाली बेल आय। एक और पात्र जिसे वह बाद में पेश करने वाला था, अभी तक मौजूद नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि अब वह एक असली शिक्षक की तरह व्यवहार करेगा और छात्रों को एक गंभीर सीखन देगा। क्रिस ने आत्मविश्वास से कहा कि आधी मेहनत से जादू सीखना मौत को बुलावा देना है। उसने समझाया कि वोल्डियर अकादमी असल में हथियारों को तैयार करने का एक प्रशिक्षण स्थल है। यह सुनकर छात्र स्तब्ध रह गए और डर से भर गए। फिर क्रिस ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर कोई घातक जादुई शक्ति को बिना नियंत्रण के प्रयोग करता है तो यह बहुत खतरनाक होता है। उसने कहा कि अक्सर जो दुर्घटनाएं कही जाती हैं वे दरअसल एक काले सच को छिपाने का जरिया होती हैं। उसने छात्रों से गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सब सच में इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? छात्र पूरी तरह से चुप हो गए। एक गहरा सन्नाटा पूरे कक्षा में फैल गया। इसके बाद क्रिस कक्षा से बाहर चला गया, मन में यह संतोष लिए कि उसने एक मजबूत छाप छोड़ने में सफलता पाई है। वहीं माइकल अब भी खामोश था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और सोच के भाव थे। वह क्रिस की कही बातों को गंभीरता से ले रहा था। अंत में क्रिस भवन के बाहर आया और जोर से हंस पड़ा। उसे लगा जैसे उसने एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति से बच निकलने के बाद जीवन की राहत पाई हो। उसने मजाक में सोचा कि इस पूरे अभिनय और दबाव की वजह से उसकी उम्र शायद 10 साल घट गई हो। अब उसने तय किया कि उसे इस नई हकीकत के अनुसार जल्दी ढलना होगा। तभी उसे याद आया कि उसे इनाम में एक की चेनन भी मिला है। वह सोचने लगा कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। जब उसने वह पर बंदर के आकार का कीचेन देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ और बोला, यह तो वाकई कमाल की चीज है। क्रिस को वह कीचेन बहुत पसंद आया, लेकिन उसने उसे पहनने में हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि उसे डर था कि यह उसकी उस गंभीर छवि को खराब कर देगा
जो वह अपने किरदार के रूप में दिखा रहा था। तभी उसके सामने एक रहस्यमय संदेश प्रकट हुआ, जिसमें पूछा गया कि क्या वह कीचेन पहनने की पुष्टि करता है, और साथ ही चेतावनी दी गई कि एक बार पहनने के बाद वह 5 मिनट तक उसे उतार नहीं पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद क्रिस ने तय किया कि उसे इसे पहनकर इसका असर खुद देखना चाहिए। जैसे ही उसने कीचेन पहना, एक विंडो पॉपअप हुई जिसमें बताया गया कि उसकी फुर्ती, एजिलिटी, साथ की रेटिंग तैफ से ईज डास्टन में बढ़ गई है। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया और बोला, ये तो पूरा चीट आइटम है। उसे लगा कि अगर वह कीचेन को कपड़ों के अंदर छुपाकर रखे तो इससे उसकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और उसे यह बात भी अच्छी लगी कि अब वह हमलों को बेहतर तरीके से चकमा दे सकेगा। लेकिन तभी एक और संदेश आया जिसमें लिखा था कि इस कीचेन का एक अजीब साइड इफेक्ट है। अब वह जो भी बोलेगा हर वाक्य ओनकाइतोमे की शब्द से खत्म होगा। यह पढ़कर क्रिस हैरान और परेशान हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि यह तो बकवास है। क्या ये खेल उसे बंदर पर समझ रहा है? और वह ऐसा बेहुदा बोलने वाला किरदार नहीं बनना चाहता। उसी वक्त एंजेलिना उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वह उसके अजीब व्यवहार से चौंक गई और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप ही प्रोफेसर क्रिस हैं? क्रिस ने शांत स्वर में पलटकर पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। एंजेलिना को पछतावा हुआ कि उसने गोपनीयता का जादू, कंसीलमेंट स्पेल, नहीं इस्तेमाल किया, खासकर तब जब वह सिगरेट पीते हुए पकड़ी गई। जैसे ही क्रिस की तीखी नजर उस पर पड़ी, वह वहीं जम गई। उसे समझ आ गया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, यहां तक कि कुलीन लड़की शेरियस भी उसे नहीं बचा पाएगी। उधर क्रिस को तुरंत याद आ गया कि एंजेलिना किस तरह की इंसान थी। एक घमंडी प्रतिभाशाली जो केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करती थी और दूसरों को नजरअंदाज करती थी। एंजेलिना को क्रिस की घृणा भरी नजरबोर्ड अपने पुराने दर्द भरे अनुभवों की याद दिला गई और वह अंदर से टूटने लगी। तभी क्रिस अचानक चुप हो गया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। यह देख एंजेलिना घबरा गई। उसे लगा कि शायद क्रिस उसकी तलाशी लेगा या उसे भागने नहीं देगा। दबाव में आकर एंजेलिना ने तुरंत स्वीकार किया कि वह सिगरेट पी रही थी और उसने जो भी सजा क्रिस देगा वह उसे मंजूर है। उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि क्रिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वह उसे यूं ही छोड़ने वाला नहीं था, भले ही इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान क्यों न हो। दिल ही दिल में एंजेलिना चाहती थी कि क्रिस यह तय कर ले कि वह जिम्मेदारियां उठाने लायक नहीं है, ताकि उसे इन बोझों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन क्रिस ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे से उसके माथे को छुआ और कहा, बेचारी छोटी लड़की काई। यह काई शब्द कीचेन की वजह से हर वाक्य के अंत में जुड़ रहा था। एंजेलिना पूरी तरह उलझन में पड़ गई और अविश्वास में पूछा, आपका मतलब क्या है? उसी पल क्रिस के अंदर एक गहरी सहानुभूति खो जागी। उसने महसूस किया कि एंजेलिना भी अपने दर्द को बेखौफ और लापरवाह व्यवहार के पीछे छुपा रही है, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद कर रहा था। क्रिस को याद आया कि कैसे उसने कभी किसी को गहरे दुख और पछतावे के बीच थामा था और खुद से वादा किया था कि चाहे वह कितना भी ताकतवर बन जाए, वह अपने अतीत को नहीं बदल सकता और न ही अपने अपराध बोध को मिटा सकता है। अंजेली को क्रिस की इंसानियत भरी प्रतिक्रिया ने भीतर तक छू लिया। उसे महसूस हुआ कि प्रोफेसर क्रिस का व्यवहार उसके लिए एकदम अलग था। उसने क्रिस के एकी चेनॉन को देखा और सोचा कि शायद यह आदमी बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही अलग और संवेदनशील है। उसे लगा कि यह कीचेन शायद किसी प्रिय व्यक्ति की निशानी ओपान है। उसने दिल से क्रिस से माफी मांगी, ये सोचकर कि शायद उसकी बचकानी और लापरवाह हरकतों ने प्रोफेसर के बीते दर्द को कुरेद दिया। उधर क्रिस उलझन में था कि क्या एंजेलिना ने उस कीचेन की अजीब प्रभावन को नोटिस कर लिया था, जिससे उसके हर वाक्य का अंत काई से हो रहा था। आखिरकार एंजेलिना चुपचाप वापस कक्षा में लौट गई। उसकी सहपाठी बेल को यह देख हैरानी हुई, लेकिन एंजेलिना ने बस इतना कहा कि वह प्रोफेसर क्रिस के बारे में कुछ बातें सोच रही थी और उसने आगे कुछ नहीं बताया। कक्षा फिर से शुरू हुई और निकाटुडी कबारस बहुत उत्साहित था कि अब क्लास एक्स में केवल 5 छात्र बांध रह गए हैं। निकाटुड, माइकला, डुल्से, बेला और बांजेलिना। उसने इस समूह को प्रतिभाशाली विशेष दस्ते, ब्रिलियंट इलीट यूनिट कहकर पुकारा। तभी डुल्से ने व्यंग्य से कहा कि बाकी छात्र तो ट्रांसफर ले चुके हैं, लेकिन वह यहाँ इसीलिए है ताकि वह उन अयोग्य और कमजोर छात्रों को अपनी ताकत दिखा सके। वह मजाक में माइकल को चिढ़ा रही थी, जिससे माइकल थोड़ा शर्मिंदा हो गया।
क्रिस ने यह देखा और मन ही मन हंसा कि डुल्से तो आई कैन शैतानी नायिका, लिटिल डेविल टाइप हेरोइन जैसी है। बेल ने तुरंत डुल्से को टोका और माइकल को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। फिर वह क्रिस की ओर मुड़ी और पूछा कि आज की कक्षा में क्या होगा। क्रिस थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब उसे सच में एक असली पाठन देना होगा। उसने गंभीरता से घोषणा की कि आज की कक्षा मैदानी प्रशिक्षण, फील्ड ट्रेनिंग होगी। तभी एक गेम सिस्टम का संदेशन उसके सामने प्रकट हुआ, जिसमें लिखा था कि क्लास एक्स को वनेट्स प्लेन से जाना होगा और 24 घंटों में 50 राक्षसों को हराना होगा। दृश्य तुरंत बदल गया और सभी वनेट्स प्लेन्स की सुंदर प्राकृतिक जगह पर आ पहुंचे। अचानक एक विशाल जादुई चक्रण प्रकट हुआ, जिससे सभी चौंक गए। यह टेलीपोर्टेशन की शुरुआत थी। छात्र क्रिस की शक्ति देखकर हैरान थे और उसकी तारीफ करने लगे कि उसने स्थानांतरित करने वाला जादू, स्पेशल मैजिक, इतनी आसानी से कर लिया, जबकि उन्होंने अभी तक प्रशिक्षण हथियार भी नहीं लिए थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि क्रिस ने यह जादू किया ही नहीं था। वह खुद भी उलझन में था कि अभी वे कक्षा में थे और अब यहां कैसे पहुंच गए। तभी डुल्से ने कुछ अजीब देखा। उसने प्रोफेसर क्रिस के सिर के ऊपर एक रहस्यमयी छायावन की ओर इशारा किया और पूछा कि इतनी उच्च स्तर की जादू शक्ति कैसे हो गई, जबकि वहां कोई छात्र इतना सक्षम नहीं था। तभी क्रिस को एहसास हुआ कि उन्हें किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बुलाया गया है। ये सोचते ही उसके दिल में खतरे का एहसास भर गया। उसे समझ आ गया कि स्थिति गंभीर है। अचानक एक भयानक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, एक सींगों वाला खरगोश। एक संदेश दिखाई दिया जिसमें पुष्टि हुई कि उन्हें किसी अज्ञात तीसरे व्यक्तियों द्वारा टेलीपोर्ट किया गया है। तुली और एंजेलिना चीख उठीं और उन्होंने प्रोफेसर क्रिस को चेतावनी दी कि एक विशालकाय जानवर ठीक उसके पीछे खड़ा है। क्रिस डर के मारे कांप उठा और सोचने लगा कि क्या वह आज सच में मारा जाएगा, खासकर जब अभी मौत 50 राक्षसों को हराना बाकी था। उसने देखा कि वे राक्षस उसकी ओर खतरे से बढ़ते आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उसने खुद को ये संभाला और याद दिलाया कि वह अब क्रिस डटन सान की भूमिका निभा रहा है, एक मजबूत और निडर किरदार की। उसने खुद से पूछा कि असली क्रिस इस समय क्या करता। उसे एहसास हुआ कि क्रिस डटन इस पूरी स्थिति को सिर्फ एक साधारण प्रशिक्षण सत्र न मानता, जिसमें वह छात्रों की क्षमताओं की परीक्षा लेता। अचानक क्रिस ने जोर से छात्रों से कहा, क्या तुम लोग भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं? वह उन्हें लड़ने के लिए मां प्रेरितान करने की कोशिश कर रहा था। एंजेलिना ने आपत्ति जताई और कहा कि इतनी खतरनाक स्थिति में प्रशिक्षण देना पागलपन की है। निकटुड ने जल्दी से क्रिस का इशारा समझ लिया। उसने उत्साह से कहा, बिल्कुल, प्रोफेसर क्रिस खुद उस बड़े राक्षस से लड़ेंगे और हम बाकी छोटे राक्षसों से निपटेंगे। क्रिस को बहुत राहत महसूस हुई। निकटुड ने उसकी योजना को सही समझा। भले ही एंजेलिना मिस को बुरा लगा कि उसे केवल छोटे राक्षसों से लड़ने को कहा गया, लेकिन उसने क्रिस पर भरोसा करना तय किया। उसने एक शक्तिशाली बर्फीला भाला आइस स्पीयर में तैयार किया और बहादुरी से हमला न कर दिया। पेलॉन ने उत्साहित होकर कहा कि वह हीलिंग और सपोर्ट उनका ध्यान रखेगी और किसी भी घायल छात्र का इलाज तुरंत शुरू करेगी। माइकल्स ने भी अपनी जादुई ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद इस मिशन में वह पहली बार कुछ कर दिखाए। अंततः छात्रों ने मिलकर सभी 50 राक्षसों को हरा दिया। क्रिस ने गहराई से उनकी तारीफ की और कहा कि ऐसा नतीजा तो उनसे उम्मीद की ही जा रही थी, क्योंकि वे मुख्य पात्रों और उनके साथियों में का हिस्सा थे। लेकिन तभी और क्रिस की नज़र फिर से उस विशाल राक्षसन की ओर गई, जो अब भी उसके सामने खड़ा था। वह भयानक खरगोश उसे भूखी नजरों से घूर रहा था और क्रिस को अचानक फिर से डर लगने लगा। क्रिस ने सोचा कि काश वह लड़ाई से पहले ही बेहोश हो जाता, ताकि उसे दर्द न महसूस हो। लेकिन उसने फिर खुद को संभाला और समझा कि हाँ मान लेना अब कोई विकल्प नहीं था। अगर वह मिशन में असफलन हुआ तो उसकी मौत तय थी। उसने ठान लिया कि मरने से अच्छा है लड़ना, चाहे जितना मुश्किल हो। इस बीच माइकल छोटे राक्षसों से डटकर लड़ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रोफेसर क्रिस खतरे में हैं, तो वह हक्का बक्का भी रह गया और यह चीखते हुए उनकी तरफ देखा, यह समझते हुए कि इस क्रिस की जान सच में खतरे में है। माइकल घबराकर क्रिस की ओर दौड़ पड़ा, बार बार बड़बड़ाते हुए कि जो कुछ भी वह देख रहा है वो असंभव है। जब उसने देखा कि क्रिस पर हमला हो रहा है तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके मन में पुरानी दर्दनाक यादें उभर आईं और उसे लगने लगा कि एक बार फिर कोई उसकी वजह से मारा गया की है। माइकल ने खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया।
मानते हुए कि वह इतना कमजोर था कि न तो किसी राक्षस को हरा सका और न ही अपने शिक्षक को बचा सका। वह कांपते हुए हाथ बढ़ाकर खुद से पूछने लगा, क्या ये सब सच में मेरी गलती है? बेल ने उसे खतरे के पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन माइकल चिल्लाया कि उसे जाने दो, क्योंकि अभी शिक्षक जिंदा हैं और खतरे में हैं। बेल ने दुखी मन से कहा, बहुत देर हो चुकी है। उसने समझाया कि शिक्षक ने अपनी जान देकर उन्हें बचाया है और अब वह विशाल राक्षस शायद खाने से थक गया है। माइकल को यह बात मंजूर नहीं हुई। उसने बार बार दोहराया कि यह सच नहीं हो सकता। उसने बेल को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह तो हीलिंग मैजिक से क्रिस को बचा सकती है, लेकिन बेल ने दुख से माफी मांगी और कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, जिससे माइकल सदमे में डूब गया। इसके बाद कहानी एक पुराने दृश्य में चली जाती है, जब माइकल ने पहली बार क्रिस से कहा था कि वह मजबूत बनना चाहता है। तब उसने माना था कि उसे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह फिर भी अपने कंध पर जिम्मेदारी उठाने के लिए ताकत चाहता था। माइकल को डर था कि क्रिस उसे खंसाए या मना कर देगा, लेकिन क्रिस ने और विश्वास से कहा, तुम जरूर मजबूत बनोगे। उस पल माइकल को ऐसा लगा जैसे किसी ने पहली बार उस पर विश्वास किया हो। इस बीच तुलसी जोर से चिल्ला रही थी, बाकियों को प्रेरित कर रही थी कि वो लड़ें और मदद का इंतजार न करें। निकट आगे बढ़कर एक शक्तिशाली हमला किया और सबको एकजुट किया। फिर भी माइकल गिल्ट में डूबा रहा, सोचता रहा कि वह सिर्फ बोझ है और शायद मूस के बजाय उसे मर जाना चाहिए था। बेल ने उसे भागने को कहा, लेकिन माइकल रोता रहा, अपने चेहरे को हाथों से ढंककर, यह कामना करते हुए कि शिक्षक की जगह वह मर गया होता। उसी निर्णायक क्षण में एक रहस्यमयी आवाज माइकल के कानों में फुसफुसाई, अगर तू सच में ताकत चाहता है तो मेरा हाथ थाम और मेरे साथ एक हो जा। माइकल उस अंधकारमय प्रस्ताव गेम्स की ओर झुकने ही वाला था, मानते हुए कि उसे ही मर जाना चाहिए था। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। एक उन्हें शक्तिशाली आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, बस करो। क्रिस अचानक जिंदा सामने प्रकट हुआ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ और सा व्यंग्य करते हुए पूछा, क्या तुम लोग भागने की सोच रहे हो जब अभी भी इतने राक्षस बाकी हैं? छात्र हक्के बक्के रह गए और उसी वक्त एक सिस्टम संदेश प्रकट हुआ, जिसमें लिखा था, आपके द्वारा 50 में से 27 राक्षसों को पराजित किया जा चुका है। इसका मतलब था कि उनकी मिशन की सफलता अब बहुत करीब थी।